दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप अरेला आपका स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी पर। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम आपके लिए हाजिर हैं पूरे देश व दुनिया की खबर लेकर। प्रतिपक्ष पायलट साहब भी सत्ता पक्ष के ही है। आप बोलिए कंटिन्यू करिए। सभापति जी रिकॉर्ड पर जा रही है बात। पायलट साहब ने बर्बाद कर दिया। नहीं, रिकॉर्ड पर जा रही है बात, इसको डिलीट करो। समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप इसको बोलिए, चालू करिए अपना। कोर्ट से आने वाले माननीय सदस्य रिकॉर्ड कर रही है। चालू करिए। पहले सभापति महोदय उसको तो कंट्रोल करें। आप चालू करिए प्लीज। सभापति महोदय, अभी बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री जी ने किया है। बजट बहुत अच्छा हुआ है, शानदार रहा है और सबको कुछ ना कुछ मिला है। चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों या किसी भी दल के लोग हों, सबको फायदा मिला है। अभी 500 रुपये के सिलेंडर की घोषणा की है। कब हम उज्ज्वल वाले हैं, बीजेपी वाले नहीं है कि सभी कांग्रेस वाले हैं। इनको तो सिर्फ बोलने की आदत है, हल्ला मचाने का काम है और आरोप लगाने का काम है। वो ही लोग ज़्यादा बोलेंगे जिन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। अब हमें सभी कांग्रेस के लोगों को फायदा होगा, वो बीजेपी के लोग नहीं है उनमें। तो आप ऐसे आरोप लगाने से पहले अच्छी चीज़ों की तो कम से कम आप ताली बजाया करो। बुराई करने का तो आपका अधिकार है, आपका काम है, आप करते रहो। सुनिए प्लीज, सुनिए, बोलिए, आप बोलिए। सभापति महोदय, 500 रुपये का सिलेंडर हो गया, लोगों को खाने के लिए फ्री अनाज मिल रहा है, लोगों को तेल की, राशन की, सबकी चाय की व्यवस्था की है सरकार ने अभी। सभापति महोदय, अभी जिनको मालूम नहीं है कि 100 यूनिट बिजली किससे कहते हैं, गरीब आदमी के घर में 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्चा नहीं होती है, वो इनको नहीं लग रहा होगा। इनको सबको पता है क्या होना क्या है हमारा, ये भी इनको सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना। पर इनको क्या है, यहाँ पर तो उनकी कहना मजबूरी है, विरोध करना इनका धर्म है, इनको करना है। पर ईमानदारी से अगर इनसे पूछा जाए कि सरकार ने काम कैसा किया है, तो ये भी तारीफ ही करें, ये विरोध नहीं कर सकते, यही विरोध करेंगे। और ये चुनाव की वजह से डर रहे हैं कि सरकार ने इतने अच्छे काम किए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इतने अच्छे काम किए, तो उसके बारे में खुद घबरा रहे हैं। ये खुद घबरा हुए हैं कि हम चुनाव में कैसे है, हमारा क्या होगा। इनके यहाँ मुख्यमंत्रियों की लाइन लगी है, इनके यहाँ मुख्यमंत्री को लाइन लगी, करीब नहीं तो 2 दर्जन मुख्यमंत्री बनने हैं। जिसको देखो हर कोने पर मुख्यमंत्री बनने आए। राठौर साहब अलग मुख्यमंत्री बनने हैं और राठौर साहब को नक दिखता है कि मेरा नंबर आने वाला, तो वो दवाग मैडम को पास भी आ जाते हैं। तो सबको अपनी अपनी लगी है, जिनको कोई चिंता नहीं है जनता की। ये अभी दिलावर जी मार रहे थे डरों का, इनको पूछो आप। इन्होंने इतनी आरोप लगा दिए सरकार के ऊपर। आप एक बार पहले केंद्र सरकार के मांगते देखो कि उन्होंने क्या किया है, बताओ। आपने 15 लाख रुपए की घोषणा की, दे दिया क्या लोगों को 15 पैसे भी? कभी दिए क्या 1 पैसा? आपने अच्छे दिन का वादा किया, आपने अच्छे दिन ला दिए क्या? कौन सा आपके अच्छे दिन है? यही आपके अच्छे दिन है क्या? 63 रुपये डीजल से लेकर ना 100 रुपये 105 रुपये डीजल पहुंचा दी, पेट्रोल 120 पहुंचा दी। यही आपके अच्छे दिन है क्या? इससे ही कहते हैं अच्छे दिन। हमारे तो वो पुराने दिन ला दे, वो पुराने दिन ठीक है। हमें आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। जनता जो मांग कर रही है कि हमारे पुराने दिन ला के नहीं दे दो, हमें आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं, हम आपके अच्छे दिन नहीं चाहते हैं। हमारे तो खराब दिन है, वही आप वापस कर दो। आप बात करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। अभी कह रहे कि आपने जनता को ठग लिया। आपने क्या काम किया है? आपने ये ठगिया नहीं किया, आपने लोगों के संग धोखा नहीं किया, आपने 1 पैसे के लायक नहीं राज्य के कार्य योजना दी है क्या? आपके 25 लोकसभा के सांसद बैठे हैं, उन्होंने जाकर नहीं कोई प्रदेश की आवाज़ उठाते हैं का? 13 जिलों की कितनी गंभीर समस्या पानी की, आपने जाकर नहीं एक हनुमान वैली बांझी को छोड़कर नहीं कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आपकी बात कह दी भाई साहब, ठीक है ना। आपके कभी एमपी जाके नहीं आवाज उठाते का? 13 जिलों में पानी की समस्या है, IRPC वाली योजना वाला आपने जाके नहीं कभी मांग की है? आपको जाते बहुत जोर जोर से अल्लाह मचाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए दौसा के अंदर, वो क्या कह के गए? 2 प्रदेशों का मामला है। कौन सा मामला? 2 प्रदेशों का। आप पानी को ले रहे, हमारे बगल से चंबल निकल रही है, हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा दी चंबल।
वाम आप किस बात का पंगा लगा रहे हैं? आपका क्या लेना देना है? पानी जाके ना ये समुद्र में जा रहा है, पर ये आपको समझौता लागू हो रहा है। कौन सा समझौता लागू है? जनता के लिए पानी पीने के लिए नहीं देंगे। राजनीति करने का आपका काम है, आप राजनीति करते रहेंगे। राजनीति करो, पर कम से कम ऐसी पानी जैसी छोटी चीज़ों पर राजनीति नहीं करें। ये तो आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है, कुछ एरिया वहाँ पर समस्या पानी की। तो सभापति महोदय, मैं इन लोगों से मांग करता हूँ कि इनके 25 लोकसभा के सांसद हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी तो है नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं। आप अपने सभी सांसदों को लेकर ना जाएं और आप जाकर ना माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलें कि इस योजना को नहीं अटकावे, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, एक पानी की योजना है। लोगों को संग पानी की समस्या बहुत है सभापति महोदय। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोग समय मांगे प्रधानमंत्री जी से और 2-4 दिन पहले हम लोगों को भी बतावे, हम लोग भी आपके संग चलने के लिए तैयार हैं। पर राजनीति मत करो। आपको सिर्फ राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए आप कहते हैं। आप लोगों ने जनता को ठग लिया। अरे ठगा तो आपने जनता को दिया क्या है? आप एक योजना बच्चा दो, आपने जनता के हित के लिए ये काम किया। आप बताओ, हमारी सरकार ने जनता के लिए कितना काम किया है? 25 लाख रुपए का बीमा आपकी केंद्र सरकार ने आज तक या किसी प्रदेश की सरकार ने, आपकी सरकार ने कोई 25 लाख रुपए का फ्री इलाज किया कि आपने तो 5 लाख रुपए का भी नहीं किया। आपने किया था, आप बताओ। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपका किया है जनता के लिए, वो आपने कहीं 10 पैसे का किया होता, आप बताओ। आपका सिर्फ जो आरोप लगाना, जनता को ठगना, ये आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जनता को आपने क्यों नहीं ठग लिया? आपने ठग लिया, 2 बार आपने केंद्र में सरकार बनाई ली, आपने भी जनता को ठगा होगा। तो ऐसे आरोप लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। काम कुछ करके नहीं दिखाओ। आप में अगर हिम्मत है तो आप डीजल पेट्रोल के दाम कमती करो। आप क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों ने गैस के सिलेंडर पर पैसे कम किए, 500 रुपये का सिलेंडर किया है। आप लोग करके नहीं दिखाओ। 500 रुपये आप कर दो, जनता को फ्री हो जाएगा। आप करो तो सही, आप फ्री कर दो। आप क्यों नहीं करते हैं? आपको किसी ने रोका क्या? जो सरकार आपके अच्छे काम करे वो तो आपको बुरी लगती है और आप लोगों को कुछ करते नहीं है। एक वो 2.25 आंख का बाबा, क्या ना 2.25 आंख का बाबा, वो डीजल पेट्रोल कितने पैसे में बेच रहा? 30 रुपये में। अब वो 2.25 आंख के बाबा का पता नहीं है किधर गया। खुद की तो उसको अपनी आंख का इलाज ही नहीं हुआ, उसको तो उसने ठीक नहीं किया और वो तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। आप ऐसे योगा करो, आप पेट फुलाओ, 2 मिनट में प्लीज समाप्त। आप ये करो। तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं सभापति महोदय, जो इनके पूरे जाल बिछाए हुए हैं। कोई बाबा को ले आएंगे, सुनिए आप प्लीज। कोई बाबा को ले आएंगे, कोई ड्रामा को ले आएंगे, कोई गौ के नाम पर राजनीति करेंगे, कोई भगवान के नाम पर करेंगे। अरे आप ही भगवान के भक्त हैं, और कोई नहीं है। आपने कोई भगवान को खरीद रखा है? आपने कोई भगवान को खरीद रखा है? आप भी पूजा पाठ करते हैं। आपके दल में रहेगा वो तो हिंदू है, और किसी दल में जाकर नहीं देगा वो मॉडर्न हो जाएगा, वो हिंदू नहीं है। आपने ठेका ले रखा बीजेपी ने। आपने कोई टेंडर लिया का कहीं से कि अगर बीजेपी में रहेगा वही मतलब हिंदू है, और दल में रहेगा वो जाएगा नहीं कोई हिंदू नहीं है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है का? तो सभापति महोदय, इन पर तो सिर्फ यही एक आरोप लगाने का रहेगा। झूठे ढकोसले करते हैं, काम करते नहीं है। वायदा पत्नी करा दो, घोषणा के मारा लाइन पर लाइन लगा दो। आप देख लो कि एक रोड बन रही है दिल्ली से बम्बई तक, जरा कितनी बार उद्घाटन करेंगे उसका? ऐसे उद्घाटन मैंने पहली बार देखे हैं जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शिलान्यास एक जगह होता है, हर जगह ये शिलान्यास करेंगे, एक एक टुकड़ा पे जाके नहीं करेंगे। उद्घाटन जे जाके ना एक एक टुकड़ा के जाके नहीं करेंगे। जे इनका कहने का काम है, जे इनकी योजना है, जे इनके काम है। मैं तो सभापति महोदय ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने जो बेईमानी और घोटाला किया ना, जो लोगों के संग धोखा किया है, वो अडानी जी को साथ लेकर आई। अडानी को फायदा नहीं पहुँचाते हैं कि इनको क्या नाम बेईमानी करनी है, इनको प्रदेश के अंदर सरकार गिरानी है। ईमानदारी की दुहाई करते, काला धन लेके नहीं आएंगे, अच्छे दिन लेके नहीं आएंगे। ये अच्छे दिन लेके नहीं आए, वो पैसा कहाँ गया बेईमानी का?
जो अडानी जी से पैसे ले रहे हैं वो पैसे जिन्होंने लगा दिए एमएलए की खरीद फरोख्त में, तो वो घोटाला तो करेगा ही, वो कहां से निकालेगा। जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई जिन्होंने, कर्नाटक के अंदर सरकार गिराई, गोवा में सरकार आई हुई को लेकर आई चले गए, महाराष्ट्र में पटक दी, हर जगह जिनको जहां मौका मिल रहा है, जहां पर सिर्फ पैसे की दम पर खरीदे। या कभी आपकी सीआईडी और आपकी जो ईडी ने कभी ये जांच करी कि ये पैसा कहां से आ रहा है? ये आपने कभी करी क्या? आपने कभी एक ने कोई मांग उठाई क्या? या आपके कोई लोकसभा में उठाई क्या? आपके कोई एमएलए एमपी ने उठाई क्या ये मांग कि ये पैसा कहां से आ रहा है सरकार के रहने? आप 35-35 करोड़ रुपए देकर ही लोगों को खरीद रहे हैं और आप कहते कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इतनी बड़ी रकम आप दे रहे हैं, हर लोगों का ईमान खरीद रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों का धर्म नहीं है कि जो राजनीति में आगे ना इतने भ्रष्टाचार करें और चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। और एक हमारी सरकार है आज प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे शानदार काम किया है सभापति महोदय। और आप देखना, ये सिर्फ बजट की वजह से घबरा रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है, इनको ये डर है अरे आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, अरे आपको क्या टेंशन है? पैसा कहां से लाएंगे आप? आपके पास फाइनेंस की क्या व्यवस्था है? अरे हमारी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? ये चिंता तो हमको करनी है, मुख्यमंत्री जी को करनी है कि उन्होंने जो बजट भरा है, उन्होंने जो घोषणा की है, ये तो उनका काम है कि उनको पैसा कहां से लाना है, कैसे करना है, क्या व्यवस्था करनी है। पहले भी आप कहते धरातल पर योजना नहीं आई, मेरे यहाँ जाकर नहीं देख लो, मेरे क्षेत्र में देख लो आप, 100 करोड़ से कोई भी योजना नीचे नहीं है सभापति महोदय, और सारी योजना पर काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मेरी कुछ मांग है, आपकी 2 मिनट लूंगा। अरे काम जितना ज्यादा लोगों को देंगे इतनी ज्यादा मांग बढ़ती है, आपने तो कुछ किया नहीं है। सभापति महोदय, मेरे यहाँ ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बसैनाबाद जगह है सभापति महोदय, तो वहां पर 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व में बजट से पहले ही पूर्व में उन्होंने स्वीकृत कर दिए थे और उसमें लगभग 26 करोड़ की लागत है। तो मेरे मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मतलब उसको बजट में शामिल करके ना उस कार्य को थोड़ा जल्दी कराया जाए। रिंग रोड का काम है सभापति महोदय, 26 करोड़ की लागत है, 10 करोड़ इससे पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं। एक सभापति महोदय, बजट में गलती से कोई चीज छप गई है, बसैनाबाद उप तहसील मैंने चालू करा दी, पहले बजट में मुख्यमंत्री जी वो चालू है, वो दोबारा उस बजट में विद्या दी। तो जो मैंने मांग की है वो तहसील के लिए की कि उसको तहसील में क्रमबद्ध किया जाए। एक सभापति महोदय, मंत्री जी बैठे हैं, मैं पर्सनली भी मंत्री जी से मिला हूँ कि बाड़ी में चिकित्सालय की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत स्थिति खराब है, तो वो 200 बेड का सभापति महोदय उसको 300 बेड में किया जाए। और कृषि उपज मंडी में उसको जगह देकर नहीं, वो बाड़ी 20 बाजार में आती है, सिटी के अंदर आती है, सबको उसका फायदा मिलेगा, तो कृषि उपज मंडी में इसको कराया जाए सभापति महोदय। एक मेरे यहाँ सभापति महोदय 33 किलोमीटर की पहले मैंने मंत्री जी से भी मांग की थी, उनको यहाँ भी लेटर भिजवाया, मुख्यमंत्री जी को भी भिजवाया है। एक 33 किलोमीटर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गांव जुड़ जाएंगे। एक सभापति महोदय, एक मैंने पुलिस चौकी की मांग करी है बाड़ी में, तुलसीमर रोड पर नहर की पुलिया के पास, नहर के पास एक सभापति महोदय जाए। एक सभापति महोदय, एक पुल है बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र को दोनों को टोटी गांव के पास, वो भी एक जुड़े है। एक सभापति महोदय, मंत्री जी बैठे हैं, कुछ नए हॉस्पिटल खोले जाए तो ऐसे एक डांग बसई है, एक सुंगरी है, टोटपुरा, परवा। और सभापति महोदय, कुछ एनीकटों की मेरी मांग है कि डांग का क्षेत्र मेरे क्षेत्र में, वो टोटपुरा गाँव में, हाजीपुरा, बहादुरपुर है, शिवरपाली है, संतनगर के पास है, गठिया नाले के पीछे शिवर। धन्यवाद। बाड़ी में 220 की सभापति महोदय मेरे यहाँ पहले स्वीकृत की गई, वो 220 सभापति महोदय वहाँ पर जमीन गौचर आ गई, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। जब पहले बजट में 220 स्वीकृत होगी तो आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और पता ही नहीं कि वो योजना कहाँ चल रही है। एक सभापति महोदय, मेरी मांग है कि 220 को तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए। एक सभापति महोदय, बाड़ी में बस स्टैंड की समस्या है कि बस स्टैंड, एक ट्रोमा सेंटर,
एक सभापति महोदय आज तक हमारी नगर पालिका क्रमोन्नत नहीं हुई है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक बाड़ी नगर पालिका को क्रमोन्नत किया जाए। जब से बनी आज तक वो उसी स्थिति में। तो सभापति महोदय आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके बाद आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहां से रखना शुरू करता हूं कि जब तक केंद्र सरकार के बजट पर बात नहीं होगी तब तक हम अपना राज्य के बजट पर प्लीज हम अपना संबोधन करना उचित नहीं समझता हूं। अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पास करा उसमें अमृतकाल का जिक्र करा। अमृतकाल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास होने की बात करी। आप सबको पता है कि यह मित्र काल चल रहा है। मित्र काल में सिर्फ एक आदमी का विकास हुआ। 2008 में जिसकी नेटवर्थ 48,000 करोड़ थी, उसकी नेटवर्थ लास्ट ईयर 15,20,000 करोड़ सिर्फ एक फैमिली की, एक अधिकारी, एक परिवार की सिर्फ ये नेटवर्थ हुई। तो ये मित्रकाल है, ये अमृतकाल नहीं है। यदि मित्रकाल चल रहा होता है, समझ तो लो बजट में आप अपनी बात कर रहे थे, भी पूछ लो, आप अपनी बात कर रहे थे, पूछ लो इनसे, आप अपनी बात कर रहे थे, 75,000 अपनी बात कर रहे थे, लेनों में कौन चेहरे पर देखो जरा। दोनों को बुलाते बेल में, मैं फिर हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। माननीय राजन जी राठौड़ साहब, आप स्वयं जानते हैं कि जीएसटी आने के बाद किसी भी स्टेट में फाइनेंस डिवॉल्व होते हैं सेंटर से, वो तो अभी अपनी बात स्टार्ट करें, अभी से आपको चिंता क्यों कर रहे हैं? तो माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदय। पिछले 2 सालों में जब से कोरोना आया है तब से जो फिगर केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए हैं 1.12 लाख, मतलब 1,12,000 वेज अर्नर्स ने सुसाइड करा है। ऐसा अमृतकाल जो ये सरकार, केंद्र सरकार चला रही है, तो भगवान ही बचाए कि 1.12 लाख लोगों का अमृतकाल में किस तरह से उनने भला करा है। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हंगर इंडेक्स की बात करें तो हमारा स्थान 101 स्थान पर था 109 देशों में। हंगर इंडेक्स इस बार हमारे को 107वें स्थान पर लेके आ गया। क्या यही अमृतकाल की बात हम करना चाह रहे हैं? किस तरीके से ये बजट दिया जा रहा है और किस तरह से गरीब आदमी जो और गरीब होता जा रहा है, ऐसा अमृतकाल चल रहा है। और एक अडानी जी ने वो गाना भी गाया था मेरे ख्याल से, ओ नहीं अडानी जी ने नहीं, सॉरी अडान सानी ने एक गाना गाया था कि हम सबको लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे। तो मैं तो ये कहता हूं अमृतकाल में यदि ऐसा होता तो आज हम मित्रकाल की बात ही नहीं करते, हम तो अमृतकाल की हम भी आपके साथ ये बात करना चाहते थे। बट आप ये करना ही नहीं चाहते हो, आप तो सिर्फ एक ही आदमी को फायदा पहुंचाना चाहते हो। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है। आज यदि हम बात करें केंद्रीय बजट की, 45 लाख करोड़ रुपए का उनका एक्सपेंडिचर है और हमारा क्या, और जिस पर ग्रोथ आई है 7.5% की। यदि हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें तो लास्ट ईयर का बजट और इस साल के बजट में इन्फ्लेशन के बाद कोई डिफरेंस नहीं आया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार का यदि हम बजट लेते हैं तो हम 2.97 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 7.1%। 7.1% की बात करते हैं तो ये भी इन्फ्लेशन से हम लगाएंगे तो करीब करीब जो पिछले साल हमने खर्च करा था वही हम इस साल खर्च कर रहे हैं। इसी तरह के रिसीट का है, इस साल रिसीट में केंद्र सरकार को 17.16 लाख करोड़ मिलेंगे। उनने ये बताया कि हमारे को 11.17%
इंक्रीज होगा ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट। और इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी जो अपना बजट पेश करा उसके अंदर 2.34 लाख करोड़ का इंक्रीज आया और वो भी करीब करीब 8.4% का, तो कोई डिफरेंस नहीं। अब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें साहब, रेवेन्यू डेफिसिट केंद्र सरकार का 2.9% ऑफ जीडीपी है। राज्य सरकार ने जो बजट दिया उसका रेवेन्यू डेफिसिट 1.6% ऑफ जीडीपी है। ये अब आप सबको विदित है कि रेवेन्यू डेफिसिट किसका कम है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात करें, हमने फिस्कल डेफिसिट अपने पेपर्स में भले ही 4% दिखाया हो, बट वो 4% नहीं है। एफआरबीएम एक्ट की तरह के तहत हमें 3% प्लस पावर रिफॉर्म्स में 0.5% हमारे को मिलेगा। हमने 4% दिखा रखा है, हमने वो कंपोनेंट अपना इसके अंदर ले रखा है जो जीएसटी में पैसा केंद्र सरकार ने लोन के रूप में लिया है और वो सेस के थ्रू दे रहे हैं, वो हमारे को लोन के रूप में दिया है, बट ओवर द इयर्स वो ग्रांट में बदल जाएगा। चूरू से आने वाले हमारे जो विधायक महोदय हैं वो जो गड़बड़ का जाल करते हैं, कुछ पढ़ते हैं कुछ समझाते हैं, आपने कई बार देख लिया। तो सरकार हजूर ये 3.5% ही है, आप अपने फिगर्स को कब्जा करके करेक्ट कर लें, इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल रिकॉर्ड ठीक है, ये रिकॉर्ड ठीक है क्योंकि आपकी केंद्र सरकार ने सरकार सुने, मैं भी दूंगा। ये एफआरबीएम एक्ट आपने दिया है 2023-24 का, पेज 19 पर देख लो क्या है। आप इधर इसको भी करेक्ट सरकार आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग। ये किताबें भी ठीक करा दो। यू आर ऑलवेज रॉन्ग। सदस्य, आप पढ़ते कुछ हैं बताते कुछ हैं, आप पढ़ते कुछ हैं और बताते कुछ। माननीय सदस्य आप इधर संबोधित करिए, उधर नहीं। नो सभापति महोदय सनसनी फैलाने के लिए ये गोचा कर रहे हैं मेरी तरफ। आज कंट्री का फिस्कल डेफिसिट 5.9% है। क्या इन लोगों ने एफआरबीएम का फॉलो करा? अपने लिए कुछ फॉलो नहीं करते, केंद्र सरकार अपने लिए कुछ फॉलो नहीं करती। वो सब फॉलो किसको कराना है? राज्य सरकारों को कराना है, और वो भी उन राज्य सरकारों को कराना है जहां उनकी सरकार नहीं है। यानी इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आज हम पर कैपिटा, मैंने आपको बताया जो ग्रोथ हुई है, इनकी ग्रोथ 6.5% की आ गई। 7% की बात कर रहे थे, अभी के फिगर्स आए 6.5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं रहेगी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ 11.06% की रहेगी, जो कि करीब करीब ऑलमोस्ट डबल। अब आप हाथ जोड़ो या कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कैपिटा इनकम की मैं बात करना चाहता हूं। राजस्थान ने जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है, पर कैपिटा इनकम हमारी हर साल एवरेज की बात कर रहा हूं, हर साल एवरेज में 10% बढ़ी है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 1,56,149 रुपए की है। ओवर लास्ट ईयर जब हमारी हालतें खराब थी, इन लोगों ने हमारा पैसा रोक के रखा था, जीएसटी हमारे को जीएसटी का पैसा नहीं दिया था, तब भी हमारी ग्रोथ 14.85% रही, और उससे पिछले साल हमारी ग्रोथ 18% रही इन आवर पर कैपिटा इनकम। हमारा जब इनकी सरकार थी, हम स्टैंड करते थे 21st पर। जब ये कहते थे ना बीमारू प्रदेश कर दिया, तो इनने बीमार प्रदेश कर दिया। हमारी रैंकिंग 21वें स्थान पर थी, और आज हमारी रैंकिंग, जब हमारी गहलोत सरकार चल रही है, गहलोत साहब ने जो फाइनेंस की स्पीच दी, 4 साल से फाइनेंस संभाला, तो आज हमारी रैंकिंग देश में 9वें स्थान पे आ गई। 21वें स्थान से लेके हम 9वें स्थान पर। अब आप 9 साल की बात करें साहब, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा उससे पहले। जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं सेंटर की और स्टेट की, सेंटर की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ओवर जीएसडीपी इज टुडे 57%, यानी 57% आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है केंद्र सरकार की। और हमारी कितनी? हमारी है 36.8%। चूरू के आने वाले उस दिन विधायक क्या कह रहे थे कि तो
हमारी जो लायबिलिटी है केंद्र सरकार से, उसको कंपैरिजन नहीं करा इनने। कंपैरिजन करते तो इनको यह पता पड़ता कि हमारी जो लायबिलिटी है वो 36.8% है और केंद्र सरकार की 56.7% है, जो मैंने राउंड ऑफ करके 57% कर दी। आज आप इंटरेस्ट पेमेंट की बात करो, इंटरेस्ट पेमेंट, व्हाट इज केंद्र सरकार इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रही है? 1 रुपए कमाती है, उसमें से 41 पैसे का उनका इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। और हमारा कितना पेमेंट हो रहा है? हमारे को बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने फाइनेंसेस को ठीक नहीं कर पा रहे। हमारा पेमेंट हो रहा है 1 रुपए में से 8.34 पैसे और उधर 41% हो रहा है। आज हम क्या बताने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आप गुमराह करते हैं पूरे सदन को, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। इस तरह से गुमराह मत करिए सदन को साहब। कैपिटल आउटले की बात करी, इन्होंने कहा हमने कैपिटल आउटले जो 7.5 लाख करोड़ जो इनने पिछले साल कैपेक्स करा, 7.5 लाख करोड़ में से भी ये सिर्फ 7.25 लाख करोड़ खर्च कर पाएंगे इस साल। और इनने कैपेक्स बढ़ा दिया 33%, 10 लाख करोड़ पे। किस तरह से खर्च करेंगे 10 लाख करोड़, ये तो बताएं। जब आपसे 7.5 लाख करोड़ खर्च नहीं हुए तो आप किस तरह से उसको 10 लाख करोड़ पे खर्च करा के लेके जाओगे? ये अभी तक किसी के पास जवाब नहीं। 9 साल में पहली बार हुआ है। हम जब अपना मनमोहन सरकार जब गई थी तो वो आपको लोन छोड़ के गई थी 55 लाख करोड़ का। आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि हमारा आज 31 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन 1,55,000 करोड़ हो जाएगा। 100 लाख करोड़ का लोन इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने लिया है, बिना सोचे समझे लिया है कि किस तरह से इसका रीपेमेंट होगा। 140 करोड़ जनता में 140 करोड़ जनता में यदि हम 155 लाख करोड़ का लोन लेंगे तो हमारा 1,10,000 करोड़ का आदमी का हमें लोन देना चुकाना पड़ेगा। प्लीज, आज हम बात करते हैं नरेगा की साथ। नरेगा में इनने क्या प्रॉमिस करा कि हम हर आदमी को 100 दिन का रोजगार देंगे। पूरे कंट्री में एवरेज क्या आया? 27 दिन का रोजगार भी आप पूरे देश में नहीं दे पाए। अपन क्या बात कर रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यह समझ में ही नहीं आ रहा। सिर्फ 27 दिन का हम रोजगार मनरेगा में दिया और इस बार मनरेगा का बजट आपने 33% और घटा दिया। तो मतलब 27 दिन भी इस बार रोजगार नहीं मिलेगा इस साल आपको। 33% और आपने बजट घटा दिया। आपने बात करी हम किसान को, पीएम किसान में हम फार्मर्स को हर साल 6,000 रुपया हर साल देंगे। इनका टारगेट बना हुआ है जब से 14 करोड़ किसानों को हम पैसा बांटेंगे। आज दिन तक जब से ये योजना शुरू हुई है हम 10.5 करोड़ किसानों से ऊपर नहीं बढ़ पाए। दैट मीन्स जो हमारा टारगेट था, हम 30% टारगेट आज भी उन किसानों को नहीं दे पाए जिनको ये पैसे की जरूरत है और ये केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह से एग्रीकल्चर में इस साल आपने 7,000 करोड़ का आपने बजट डाउन कर दिया ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट। और इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट का आपने कर दिया 12.5-13%। और इसी तरह से आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी 22.5% इस साल घटा दी। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? ना एग्रीकल्चर में आप बजट दे रहे हो किसान को, ना आपने पीएम जो 6,000 किसान को देते हैं उसमें आपने बजट कम कर दिया। आपने बजट कम कर दिया फर्टिलाइजर सब्सिडी में, आपने बजट कम कर दिया फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने दोनों को, पीडीएस को और जो किसान फ्री योजना, पीएम फ्री योजना बांटते थे किसानों को, उसमें आपने 90,000 करोड़ इस साल कम करा है। 90,000 करोड़ रुपया इस बार आपने कम करा है। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती जब आप किसी को भी, मेरे ख्याल से इस बार आप फ्री अनाज नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने 90,000 करोड़ रुपया
आपने डाउन कर दिया। क्या हम करना चाह रहे हैं? किसान को फसल बीमा योजना, जहां इनका बजट था 14,500 करोड़ का, ये खर्च ही नहीं कर पाए, किसानों का बीमा ही नहीं कर पाए। इन्हें टोटल रुपया उसमें खर्च करा 11,500 करोड़ रुपए। क्यों नहीं आप खर्च कर पाए? किसने रोका था आपको खर्च करने में? क्यों नहीं आपने करा? फिर यहां आके मिथ्या भाषण करते हैं कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा फसल बीमा योजना का। आपने पूरा पैसा खर्च नहीं करा। इसी तरह से इनने पैसा खर्च नहीं करा जल शक्ति योजना। आपने जल शक्ति योजना का वापस बजट बढ़ा दिया। अरे पिछले साल ही आपने जो बजटेड था उसमें से 7,000 करोड़ रुपया आपने खर्च कम करा है। ये तो बताओ क्यों कम खर्च करा आपने 7,000 करोड़ रुपया? आप क्या लोगों को पानी पिलाना नहीं चाहते? आपकी मंशा खत्म हो गई लोगों को पानी पिलाने की, नल देने की? आपकी क्या इच्छा है? आप 7,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाए और आप बड़े फक्र से बोलते हैं कि सेंटर की स्कीम है। अरे सेंटर ने क्या दिया? 50 गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को जो बजट दे रहा है उसको तो पूरा खर्च करो, केंद्र ने दिया जिसको तो। अरे सरकार बैठो, सुनो, सुनने का मादा रखो। ये बीच में टोका टाकी नहीं। पहले ये 90% देते थे, अब हम 50% अपने शेयर में से दे रहे हैं। कोई आप भीख नहीं दे रहे हो हमारे को? अलाउ नहीं करूंगा। भीख नहीं दे रहे हो, हमारा पैसा है, स्टेट का पैसा है, हम खर्च करते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें डिवॉल्व होता है। आप नहीं दे रहे हो। माननीय सदस्य, आप चाहते तो आपकी मंशा नहीं थी हमारे को देने की। बैठिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इनने बात करा था कोविड के अंदर, इनने एक एमएसएमई क्रेडिट लिंक योजना शुरू करी सा कि हम एमएसएमई सेक्टर को पैसा देंगे, जिससे एमएसएमई सेक्टर जो भारत का ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई करता है तो स्मॉल स्केल और एमएसएमई सेक्टर करता है। आपका बजट था 15,000 करोड़ रुपया, आपने खर्च कितना करा? 10,500 करोड़ रुपया। मतलब 33% ऑफ द बजट वॉज नॉट स्पेंट। आपने एमएसएमई इंडस्ट्री के आपने पैसा ही नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेट आपकी एम क्या है? आप व्यापारियों के खिलाफ हो। आप नहीं चाहते व्यापारी उठे, इसीलिए आपने नोटबंदी करी, इसीलिए आपने कोविड में उनकी कोई मदद नहीं करी। आपने जो भी पैसा दिया, एक पैसे की आपने उनको मदद नहीं करी। जो भी पैसा दिया उसका आपने इंटरेस्ट वसूला 7.5% से। एक अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम निकली साहब, केंद्रीय बजट में यह कहा गया कि हम वुमन एम्पावरमेंट के लिए 7.5% का इंटरेस्ट देंगे। अरे भाई साहब, ये तो देखो, बैंक ही 7.5% दे रही है, तो आप देखिए कौन सी बड़ी बात कर रहे हो। आज की डेट में कोई भी प्राइवेट बैंक हो, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, आज की डेट में इंटरेस्ट क्या है? आज की डेट में इंटरेस्ट ही मोर देन 7.75% है। आप लोग क्या कर रहे हो? बात जो बात करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई साहब, वो रिपोर्ट क्या थी? अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई लास्ट ईयर, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। उनने अपना रिसर्च करा, रिसर्च विंग जो है, उनने एक रिपोर्ट दी। उनने रिपोर्ट ये दी 5.6 करोड़ यानी 5.6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। ऊपर तो बढ़ा नहीं पाया केंद्र सरकार, उनको नीचे और धकेल दिया, पॉवर्टी लाइन से नीचे और धकेल दिया। 5.6 करोड़ आदमी पॉवर्टी लाइन से नीचे और चले गए। और एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट और आई जो कि बहुत ही शानदार है। 1% ऑफ द इंडियंस 1% of the Indians during the BJP rule, 1% of the country की जो पॉपुलेशन है, they hold 40% of the wealth of this country. 1% लोग 40% वेल्थ होल्ड कर रहे हैं इस कंट्री की, जबकि जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है।
वो 1% लोग का कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ 3% है। इसी तरह से जो हमारे बॉटम 50% लोग हैं उनका जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 64%। तो जो बेचारे गरीब हैं वो तो जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो अमीर हैं वो सिर्फ 3% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये देखिए कि बिलियनर्स 3 साल के अंदर इस कंट्री में 121 लाख बिलियनर्स नए पैदा हो गए, जबकि गरीबी के नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जितने अर्थशास्त्री हैं सब 3 बात कर रहे हैं कि देयर आर 3 इंजन्स ऑफ ग्रोथ फॉर दिस कंट्री। 3 इंजन ऑफ ग्रोथ क्या क्या हैं? एक तो एक्सपोर्ट बढ़े, एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़े और एक कैपेक्स। कैपेक्स दे हैव टेकन केयर ऑफ, कैपेक्स दे हैव टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट जनवरी महीने के अंदर एक्सपोर्ट, आज ही की रिपोर्ट है, 6.6% से आपका एक्सपोर्ट इस साल वापस डाउन हो गया। और जो ट्रेड डेफिसिट था, ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट, $17.75 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इस महीने हो गया। अभी आपके 2 महीने और बाकी। एक चीज और बात हुई, ग्लासगो के अंदर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक अनाउंसमेंट करा। क्या अनाउंसमेंट करा? कि हम 500 गीगाबाइट हम बिजली बनाएंगे और वो भी सोलर एनर्जी में हम इन्वेस्ट करेंगे। इसके तुरंत बाद एक अनाउंसमेंट आता है अडानी ग्रुप से कि हम ग्रीन एनर्जी में अपना पैसा लगाएंगे। क्या ये कोइंसिडेंस था या ये और कुछ था? इसका जवाब यदि आप दे सको तो आप लोग दे देना, तो मैं इसके जवाब का इंतजार आपसे इंतजार करूंगा। अब सबसे बड़ी बात आई, जो अब हमारा स्टेट का जो बजट आया है, मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। आपस में बात नहीं करें सर। वो नहीं, जब आप लोग बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो लेट हिम स्पीक। गलत है, बोलिए आप। इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन पर है, इस साल हम लोग खर्च कर रहे हैं 57.953 करोड़ रुपया सिर्फ एजुकेशन पर, जो कि हमारे बजट का 19.5% है। हम राज्य की, जब हम अपनी जनता को एजुकेट करेंगे तभी जब जाके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तभी हमारे लड़के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, नई नौकरियां ढूंढेंगे, नया एम्प्लॉयमेंट होगा तो नए स्टार्टअप्स करेंगे। इसीलिए बजट के अंदर पहली बार हुआ है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने 25 लाख रुपए से बढ़ा के सीड मनी 1 करोड़ रुपए तक कर दी। और केंद्र सरकार ने क्या करा, यह भी आप सुन लो। स्टार्टअप को मारने के लिए केंद्र सरकार ने क्या करा? केंद्र सरकार ने एंजल टैक्स लगा दिया। आप समझते हैं एंजल टैक्स क्या होता है? इधर बताओ आप। इधर सर मैं पूछ रहा हूं उनसे। नहीं, इधर बताइए आप। एंजल टैक्स वो होता है जब आप लमसम एक सेल करते हो अपने शेयर का किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को। इंडियन इन्वेस्टर्स पे तो लगा ही था टैक्स। पहली बार हुआ है स्टार्टअप्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एंजल टैक्स लगा दिया, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है अब वो भी टैक्सेबल हो जाए। स्टार्टअप सब इसके लिए खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा हमारे पास। क्या करें? एंजल टैक्स लगा दिया, स्टार्टअप्स को आप खत्म करने की बात करें। क्योंकि हर बजट में नया बजट आता है तो कभी आता है स्टार्टअप इंडिया, कभी आता है मेड अप इंडिया, कभी आता है एग्रीकल्चर में हम फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। और हर साल हम एक नया सगुफा फेंक देते हैं, ये सब सगुफों को भूल जाते हैं और एक नया सगुफा फेंक देते हैं। उस दिन एक बार लास्ट ईयर बोला कि डिफेंस यूनिवर्सिटी खोलेंगे, डिफेंस यूनिवर्सिटी की ईंट तक नहीं लगी आज तक। ये जो बोलते हैं ना केंद्र सरकार की, क्यों कि जीएसटी के बाद हमारी सोवरेनिटी खत्म हो गई है स्टेट्स की।
हम डिपेंडेंट हो गए हैं सेंटर पर, क्योंकि पैसा डिवॉल्व सेंटर से आता है, सेंटर के अकाउंटों में जमा होता है, इसलिए सेंटर की बात करनी पड़ती है मेरे को, नहीं तो मैं सेंटर की बात एक भी दिन नहीं करता। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इस बार हमारा बजट वी हैव ग्रोन बाय 10%। हर जगह नई CHC, कहीं PHC, कहीं सब सेंटर। हमारे मंत्री जी ने पूरे सिस्टम को एक ऐसा कर दिया आपके कहीं CHC, PHC में कहीं डॉक्टर्स की कमी नहीं होने देंगे। अभी 1786 डॉक्टरों की नई भर्ती हुई है, उन डॉक्टरों की पोस्टिंग हो रही है, हर जगह आपको डॉक्टर मिलेंगे। सिस्टम इंप्रूवमेंट की तरफ है। जो सिस्टम 5 साल से कंप्लीटली इनने दवाइयां बंद कर दी थी, इनने नई स्कीम लगाई भामाशाह, जिसमें करप्शन का इतना ऊंधा लोगों ने करप्शन करा, वो स्कीम अपने आप फेल हो गई। अब ये चिरंजीवी स्कीम को इसीलिए तो नहीं बचा पाते। चिरंजीवी स्कीम में पहली बार हुआ कि 10 लाख से इलाज 25 लाख तक आप चिरंजीवी स्कीम में करा सकते हो। किसी की डेथ हो जाए 5 लाख से आप 10 लाख रुपए तक आपको डेथ कैजुअल्टी पर आपको बीमा मिल जाएगा। जो एक गरीब आदमी जिसको पहले राज्य सरकार 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए देती थी, अब इन केस ऑफ एक्सीडेंट उसको 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तो करीब करीब उनके बच्चों का जो भविष्य है वो काफी ठीक रहेगा, क्योंकि उसको ना सिर्फ ये मिलता है, विधवा पेंशन मिलती है, पालनहार योजना में उसको पैसा मिलता है, और इंदिरा रसोई से वो 16 रुपए में खाना खा सकता है। ऐसी सोशल सेक्टर्स की स्कीम निकली है, 16 रुपए में वो खाना भी खा लेगा, मतलब 500 रुपए में वो दोनों टाइम खाना खा लेगा। आपने शहरी नरेगा शुरू कर दी, आपने नरेगा शुरू कर दी कि जहां 100 दिन का रोजगार मिलेगा वहां आपको 25 दिन रोजगार और मिलेगा, और शहरी नरेगा में भी आपको 100 दिन के अलावा 25 दिन और दे। आपको किसने रोका था? 4 साल 5 साल पहले आप ये शुरू करते, किसी ने रोका था क्या आपको? कोई नई चीज कोई मुख्यमंत्री लेके आए, बुराई के अलावा इनको कुछ नहीं है, कोई सराहना करने का इनका काम नहीं। पहली बार हुआ है जब हमारे बड़े बूढ़ों को सम्मान मिला है, उनकी आज पेंशन 750 रुपए से 1000 रुपए होगी। यह सम्मान बड़े बूढ़ों का है, जहां गांव में हम देखते हैं कि लड़के बड़े बूढ़ों को देखते तक नहीं थे, उनकी तकलीफ भी नहीं करते थे, अब वो 1000 रुपए में अपना घर खर्च आराम से चला सकता है, क्योंकि जमीन उसी के नाम रहती। इतना सोशल सेक्टर पे इतना काम जो करा है वो अशोक गहलोत सरकार ने करा है और किसी भी नहीं करा। 15% अपने आप हमारे सोशल सेक्टर्स में हमारे को पैसा हर साल हमारी पेंशन स्कीमों पे बढ़ के मिलेगा। आप अब बात करो एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमारा बजट इस बार हमने करीब 4.4% से एग्रीकल्चर बजट बढ़ाया है। इसी तरह से वाटर सप्लाई में पहली बार हमने करीब 43% हमारा बजट बढ़ गया। 9,773 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, क्योंकि हमें मैचिंग ग्रांट देनी पड़ेगी ना। इनने तो केंद्र सरकार ने तो ऐसा काम करा है कि केंद्र की चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा जो गला है, राज्य सरकार का गला किस तरह से दबाया जाए। पहले कह रहे हैं कि आप अपना पैसा डालो केंद्र आधारित योजनाओं में, फिर हम अपना पैसा डालेंगे और फिर काम करेंगे। सेस से आप 4.5 लाख करोड़ डीजल और पेट्रोल का पी जाते हो, हमारे को उसमें से हमारा शेयर नहीं देते हो, सब पैसा आप खा जाते हो। हमारे को पैसा काय पर मिलता है? डेवल्यूशन किस पर होता है? डेवल्यूशन सिर्फ पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारे को पैसा मिलता है। पैसा कितना सा मिलता है वो सब आप खा जाते हो, और फिर भी आप ये चाहते हो कि जो केंद्र आधारित स्कीमों हो उस पर पैसा राज्य सरकार पहले डाले फिर हम डालें। तो कम से कम ये सब तो आप नहीं करें। आज एक आर्टिकल आया था, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया, पत्रिका ने आज ही आर्टिकल दिया है। जो बीजेपी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, आज वो क्या कहती है कि हम ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं। क्यों लाउटी जी, आज आपने पढ़ा था अखबार कि आप एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, आ गए।
सोचा कि वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए लौट के बुद्धू घर को आ गए। कहा कि बीच का रास्ता निकाल दो, अब हम अपने कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन देंगे, क्योंकि कंट्री के एक ही आदमी के शेयरों में धड़ाम हुआ। 190 मिलियन से उसकी प्रॉपर्टी 55 बिलियन डॉलर एक दिन में घट गई, एक दिन में घट गई। तो मतलब उसकी 1/3 वैल्यू का इरोजन एक दिन में हो गया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप लौट के वापस क्यों आ रहे हो? यदि आपको नहीं करना था तो आप लौट के तो इसीलिए वापस आ रहे हो ना कि आपको फिक्स्ड रिटर्न, जिस आदमी ने 30-31 साल गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में दिए, आपको उसको फिक्स्ड रिटर्न देना पड़ेगा। इसी तरह से जो आज ये स्कीम निकाली मुख्यमंत्री जी ने, 76 लाख लोगों को आप सिलेंडर फ्री दे रहे हो। आज सिलेंडर्स की हालत यह है कि जो 2 सिलेंडर इनने फ्री में दिए, इनने कोनी पे तो गुड़ लगा दिया और फिर कहा बेटा अब इसको चाटते रहो। चाटेगा कहां से? जो औरतें पहले चूल्हा जला के आंसू बहाती थीं, अब वो एक सिलेंडर लेकर आंसू बहाती हैं कि किस तरह से 1100 रुपए का हम सिलेंडर ले सकें। इसी आंसू पहुंचने की स्कीम हमारे मुख्यमंत्री ने लागू करी। 76 लाख लोगों को 500 रुपए में हम सिलेंडर फ्री देंगे और इसी तरह से 1 करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स फ्री दिए जा रहे हैं। फूड पैकेट्स में आप चीनी दे रहे हो, दाल दे रहे हो, नमक दे रहे हो, मसाले दे रहे हो और एडिबल ऑयल दे रहे हो। मतलब उसका घर खर्च इज ऑलमोस्ट टेकन केयर ऑफ। जो 4 आदमियों का घर खर्च है वो सरकार अपने जिम्मे ले रही है। ये सोशल सेक्टर की, ये क्यों कर रहे हैं? इनको ये चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनको गरीबों का दर्द नहीं। गरीबों का दर्द वो समझता है जो गरीबी में से खुद निकला हो और उसको पता हो कि गरीबों का दर्द क्या होता है। ये गरीबों का दर्द हम समझते हैं। ये आज जो गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आज हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ये नहीं चाहते कि देश बढ़े, ये तो चाहते हैं देश को गरीब रखना, जिससे ये दिखाएं कि हम आपके लिए ये चीज करें। 3 मिनट में कंक्लूड कर लें आप। मैं तो जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं साहब। 3 मिनट। हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी 200 यूनिट, हमने 2000 यूनिट फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, तो करीब करीब ये समझिएगा हर किसान का बिल एक 0 बिल होना शुरू हो जाएगा। 100 यूनिट से करीब करीब हर गरीब व्यक्ति का 0 का यूनिट का बिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी सारी योजनाएं, आज 5 करोड़ रुपया हमने यूथ के डेवलपमेंट में खर्च करा। उसमें से क्या कर रहे हैं? उसको स्किल कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। यूथ को हम मार्जिन मनी दे रहे हैं टू पुट अप द इंडस्ट्री। ये फर्स्ट टाइम हुआ है किसी ने करा है कि सीड मनी दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक सीड मनी दे दी जाएगी, जिससे कि वो आज अपना धंधा स्टैब्लिश करे। इन्हें मुद्रा लोन चालू करी। 85% ऑफ द मुद्रा लोन इज गिवन टू हुम? 50,000 रुपए की ही मुद्रा स्कीम है। 80% लोग सिर्फ 50,000 रुपए का लोन लेते हैं। 5 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 10% लेते हैं और 5% लोग सिर्फ 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती देने के लिए, इसलिए उनको मुद्रा लोन से बाहर रखा जाता है। तो मेरा आपसे सिर्फ गुजारिश ये है, मैं मुख्यमंत्री जी से इस बजट में 3-4 गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो लव कुश कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, पूरे राजस्थान में लव कुश कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, अवंतीबाई कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, निषाद समाज की कल्याण बोर्ड की स्थापना हो और देवी अहिल्याबाई बोर्ड की स्थापना हो और एक स्वर्णकार समाज की हमारी स्थापना हो। अलग अलग बोर्ड जैसे बैठे रहेंगे, जैसे साहब ने दिया है 500 करोड़ रुपए एससी के लिए दिया है, 500 करोड़ रुपया एसटी के लिए दिया है और 100 करोड़ रुपया हमारे वाल्मीकि समाज को दिया है, तो उनके उत्थान के लिए दिया है। यदि ये बोर्ड बनेंगे तो ये बोर्ड भी अल्टीमेटली डिफरेंट जातियों के
उत्थान के लिए बनेंगे कि किस तरह से इनका लिविंग स्टैंडर्ड पूरा करा जाए। और वो तब होगा जब हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। हमारे को केंद्र सरकार जैसा सिर्फ हमें 2 आदमियों की सरकार नहीं बनना है, हमें 140 करोड़ जनता की आवाज बनना है। हमें सिर्फ 2 आदमियों की आवाज नहीं बनना है, हमें इन सब की आवाज बनके। और जो एक सबसे बड़ा काम करा है, चिरंजीवी संबल योजना। यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता है और वो चिरंजीवी के अंदर एडमिट हो जाता है, उसको डायरेक्ट डीबीटी से उसको 200 रुपए पर दिन मिलेंगे। जितनी उसकी मजदूरी खोई है उसको 7 दिन डीबीटी से पैसा मिलेगा, जिससे उसका घर का रोज का लालन पालन का पूरा इंतजाम हो सके, उसको सफर नहीं करना पड़े, क्योंकि वो रोज मजदूरी कर रहा है, रोज खा रहा है। तो ये उनने एक करा। और 200 करोड़ रुपए की जो गीगा वर्कर्स की, गीगा वर्कर वो हैं जिनको सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड सैलरी मिलती है, उनको इंसेंटिव के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। जितनी डिलीवरी करेंगे सिर्फ उनको उतना ही पैसा मिलेगा। ये जो 200 करोड़ का डेवलपमेंट का, 1 सेकेंड और, 200 करोड़ का डेवलपमेंट का गीगा वर्कर का जो आपने दिया है, वो एक ऐसा आपने पूरे भारत में एक ऐसा आपने एग्जाम्पल सेट करा है जो कि केंद्र सरकार को भी अगली बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे। यदि सरकार नहीं करेगी तो ये बीजेपी सरकार अगली बार वापस नहीं आएगी। इनको इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी जो चीजें साहब ने दी और 15,000 हमारी इंदिरा रसोई बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे काम जो कर रहे हैं। और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे हम बहुत काम कर रहे हैं, 8 लाख फैमिलियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ रहे हैं। और स्पेशली दी वुमन एंटरप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। और उनको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार, राज्य सरकार देगी। ये बहुत ही एक ऐसा वर्क है जो हमने वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्री अशोक लाहौर। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।